सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेट है एनसीईआरटी किताबों पर। जैसे मैं आज आपको एनसीईआरटी किताबें और पुराने प्रश्न पत्र दिखाऊंगा प्रीलिम्स एग्जाम के कि किस प्रकार एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी प्री एग्जाम के लिए और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम में एनसीईआरटी किताबों का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा भी 4 बार प्री इन्हीं किताबों की वजह से निकला है। और अभी मैं जैसे कई आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि इस चैप्टर से यहाँ से यूपीएससी प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेरा एक कहना है कि आप ना एनसीईआरटी समरी मत पढ़ो। जो हमारी ओरिजिनल ये टेक्स्ट बुक है, जितनी भी एनसीईआरटी किताबें, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक, इस वीडियो में शॉर्ट में और बता दूंगा। तो ये जरूरी है कि आप प्रीलिम ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इनको अपना बेस बनाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम बड़ी किताबों की बात करें एनसीईआरटी के अलावा, तो मुश्किल से 2 या 3 किताब आपकी ज़ुबान पर होगी कि जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम, वो पढ़नी होती है। बाकी तो हमारा तैयारी का पूरा आधार क्या होता है, एनसीईआरटी किताबें ज़्यादा होती है, फिर करंट अफेयर इसमें ऐड करना होता है। तो अभी हम चलते हैं, आपको मैं एक-एक एनसीईआरटी ओपन करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा इनका रोल होता है हमारी प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आप में से जो 2023 की एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, अभी अच्छे दिन आपके पास है, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से इनको कवर कर सकते हो। अभी भी मतलब एनसीईआरटी किताबों को फोकस किया जा सकता है। वैसे तो ये मान के चलता हूँ कि यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो निश्चित रूप से आपने एनसीईआरटी किताबों को बार-बार पढ़ा होगा। और यदि आप आगे एग्जाम देने का प्लान बना रहे हो 2023, 24 और 25 में, तो भी एनसीईआरटी किताबों को बार-बार पढ़ना, एटलीस्ट 4-5 बार, 10 बार तक आप इनको पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो चलते हैं, हम अपनी किताबों पर दिखाते हैं एक-एक करके आपको क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी से आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और आपको मैं दिखाते हुए चलता हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके जो डायग्राम और मैप है ना, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था अपने पुराने क्वेश्चन पत्र, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे किस में भित्ति चित्र है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया है, अजंता, लेपाक्षी, सांची स्तूप। जैसे इसी चैप्टर में मैं देख रहा था, एक एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसमें सांची स्तूप के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, मैं देख रहा था इसको, मैं कई बार पढ़ भी चुका हूँ पहले, तो मुझे पता था कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा है कि अजंता की गुफा की, इसमें से अजंता में भित्ति चित्र है कि नहीं, तो ये भी यहाँ पे अजंता के अंदर दे रखे हैं सब कि कहाँ कौन सी गुफा में भित्ति चित्र है कि नहीं। लेपाक्षी के बारे में बात है, उसके बारे में देखा जा चुका है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखना आप, आर्ट एंड कल्चर का कभी-कभी देख के ये लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका था। धौली के बारे में 2015 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण हुआ? जैसे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, इसकी बात करें, इस एनसीईआरटी की बात करें, जैसे आप यहाँ पे मौर्यकालीन कला पढ़ रहे हो, तो धौली यहाँ पे दे रखा है, एकदम डायग्राम के साथ में धौली दे रखा है। ठीक है, हाथी दिखा रखा है यहाँ पे। लोमस ऋषि की गुफा है या बाराबार की गुफा, उनके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होता कि ये मौर्य काल का है, तो ये 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में भी धौली के बारे में क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से टिक कर सकते थे कि हाँ, इनमें से कौन सा पहले बना हुआ है। जैसे इसमें ये महाबलीपुरम है, ये भी आगे दे रखे हैं, या उदयगिरी जो वरा मूर्ति है, ये भी आगे इसमें चैप्टर में दे रखी है, मैं भी देख रहा था। ठीक है, जैसे इसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मंदिर कब बना हुआ है। जैसे महाबलीपुरम के बारे में भी वहाँ साफ-साफ क्या हुआ है, डेट लिखी गई है, तो वो आप देख सकते हो, जो भी मंदिर है। तो ये एनसीईआरटी मुझे ठीक लगी है, जो मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं। जैसे यहाँ पे देखना, महाबलीपुरम मंदिर का क्या दिखाया हुआ है, ये कब का बना हुआ है, 700 से लेकर 728 ईस्वी में ये बना हुआ है। तो ये आप जानते हो कि धौली जब मौर्य काल का है, तो मौर्य काल पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट ले सकते हो। और जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ना, तो जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने बनाया है। ठीक है, और इसमें हमने वो चीज़ें लिख दी है, साथ में डायग्राम भी चिपका दिया, और ये बात लिख दी कि क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है, कहाँ से आया है, रिसोर्सेज भी हमने काफ़ी हद तक इसमें लिखे हैं। ठीक है, जैसे महाबलीपुरम के बारे में लिख दिया कि यूपीएससी ने फिर 2016 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारी जो 10 ईयर बुक है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हर एक में एनसीईआरटी का आपको रेफरेंस देके यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे ये 7वीं क्लास की हिस्ट्री की नई वाली एनसीईआरटी है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। देखो, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिलता है, बंजारा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें पेज नंबर 95 पर एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो यूपीएससी क्या करता है, जैसे ये
बॉक्स हो गए, साइड में कोई जानकारी है, कोई शब्दावली है, मैप है, यूपीएससी वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको पढ़ना चाहिए यार, मतलब बेसिक ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि आप किसी की जैसे क्या करोगे, शॉर्ट समरी पढ़ोगे तो वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको इतनी मज़ेदार, और ये चीज़ें याद भी रहती है। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है बंजारे के बारे में पूरी जानकारी की, ये व्यापारी थे, सौदागर थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो अपने ये 10 ईयर के सोल्व पेपर मैंने बनाए हैं, मैंने ये मैप भी चिपकाया साथ में ये लिखा है यहाँ पे कि यूपीएससी प्री में क्या होता है आजकल नई वाली एनसीईआरटी है, वहाँ के डायग्राम, मैप और बॉक्स और शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं। और सोर्सेज भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर आप एक बार देख लेना। तो बच्चा क्या करेगा, जब ये अपने 10 ईयर वाले सोल्व पेपर देखेगा तो वो खुद आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप खुद ये देख के पढ़ के सीख सकते हो, और कौन सी किताबें आपको टू दी पॉइंट पढ़नी है, आपको कोचिंगों पर ज्यादा रिलाई करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है यहाँ पे। सम्राट अशोक के जो राज आदेश है उनका सबसे पहले उनको किसने मतलब विकुटन या डिसाइपर यानी किसने निकाला खोज करना। तो यहाँ पे जो जेम्स प्रिंसेप है उनके बारे में जानकारी दी गई है इस क्वेश्चन की। तो ये हमारी जो 12th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी है उसका भाग फर्स्ट जैसे ये एनसीईआरटी है, और इसके चैप्टर नंबर 2 में ये बात लिखी गई है साफ साफ। जैसे प्रिंसेप और पी दसी यानी अशोक के अभिलेखों को लेकर 1830 के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने मतलब इनको अर्थ निकाला है, खोज निकाला है इनको। तो ये इस पैराग्राफ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है। तो ये रिसोर्सेज भी आप देखना, साफ मैंने लिख दिए यहाँ पे है ना, विथ फोटो के साथ में, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। तो ये देखना कि हिस्ट्री के अंदर पहले क्या होता था कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वहां से क्वेश्चन आते थे, अभी भी आते हैं, एस्पिरेंट पढ़ते हैं क्योंकि वो पुरानी वाली एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल नया ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि नई वाली एनसीईआरटी का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार फिर से अजंता और महाबलीपुरम का है। अभी हमने क्या देखा, फाइन आर्ट वाली एनसीईआरटी में क्या देखा था, इसके बारे में डिटेल जानी थी। तो यहाँ पे वो फाइन आर्ट एनसीईआरटी का जो चैप्टर की फोटो है वो भी लगा दी है यहाँ पे, और साफ लिख दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके फिर से क्वेश्चन बागोर नदी वाला आया हुआ है, मुझे याद है 2020-21 में आया हुआ है फिर से। तो इसको भी आप देखते चलो। ये जितनी भी चीजें देखो यहाँ पे सोर्स क्या लिखा हुआ है, 11th क्लास फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पेज नंबर 36 और 37। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनसीईआरटी को महत्व दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। पूरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए दी गई है। जैसे 2016 में एक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन और था कि जैसे यहाँ पे मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में अर्गटा, ठीक है, किसको निरूपित करता है। तो ये आप देखना, ये एनसीईआरटी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। और इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, रहट अर्गट है ना, इनके बारे में चर्चा की है। यहाँ पे ये इसका मैप भी आप देखना। तो ये भी डायरेक्ट मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है कि ये 2018 की प्री एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको ये पता हो कि इनमें से कौन सा जौहरी है, कौन सा मतलब भारत की यात्रा पर आया था जिन्होंने इन चीजों के बारे में चर्चा की है। तो एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इसकी तस्वीर भी यहाँ पे है, भारतीय पोशाक में ट्रेवनियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इसमें हम डिटेल में जाएं आगे। फ्रांसीसी जौहरी इन्होंने मतलब भारत की यात्रा की, इन चीजों के बारे में बताया है। तो ये मतलब अच्छा लगता है कि आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हो, बिटवीन द लाइन, मैप डायग्राम देखते हो। बर्नियर के बारे में भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी किताबें आप देखते चलो, इंपॉर्टेंट है। 2019 के एग्जाम में हड़प्पा स्थल वाला एक क्वेश्चन देखना आप, यहाँ पे कौन से स्थल मतलब उससे जुड़े हुए हैं कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे ये 12th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी है, 12th क्लास की भाग फर्स्ट, और इसके अंदर आप देखो ये जो वर्ड है ना, कोड दिजी, यहाँ पे चनुद्रो, तो ये मैपिंग ऐसी आती है जैसे आगे मौर्य काल में भी जाएं तो ऐसे हर एक काल में आप देखना मैप होते हैं, वहां पे ये लोकेशन होती है और उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये वर्ड आपने सुने होंगे यहाँ पे, कोड दिजी, चनुद्रो, ये साफ साफ क्वेश्चन आपके दिखाते हैं कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। और ये क्वेश्चन भी हाल ही में 18-19 की एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, यूपीएससी हर बार क्या करता है कि लगभग ये विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है, कौन सी, 12th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी पार्ट 2, इसके अंदर एक चैप्टर है कौन सा, विजयनगर साम्राज्य का। ये चैप्टर है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से यूपीएससी ने 4-5 क्वेश्चन पहले पूछ लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप देखना, विजयनगर साम्राज्य वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कल्याण मंडप है ना क्वेश्चन का नाम। तो ये देखो यहाँ पे देखो कल्याण मंडप के बारे में ये डायग्राम और चित्र है। इस बात को मान लो ये विठल का रथ है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है।
तो यूपीएससी को पता नहीं इतना मजा क्यों आता है कि ये डायग्राम मैप है ना, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे भी दिखाता हूँ। अभी हमने आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ये देखा है, मेरे पास एक बड़ा रिसर्च है, लेकिन इतना तो ये वीडियो में हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन अभी एक दो में हिस्ट्री के दिखाता हूँ, फिर आगे नई वाली जो एनसीईआरटी और ज्योग्राफी है आपके, उन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब आया हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट जो गलती करते हैं, 2020 की एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस चैप्टर से हैं, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ये देखना, ये क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय के महिमा वर्णित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यूपीसी में एनसीईआरटी से कहाँ से, किस चैप्टर से, किस पेज से लिया गया है। दिखाता हूँ 73 पेज आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये पैराग्राफ आपके सामने है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, और ये देखो, अपने दम की प्रशंसा करना, दूसरी निंदा करना। ठीक है, ये साफ लिखा हुआ है ना, इसमें बुराई करना, वास्तव में साफ साफ इसके बारे में लिखा हुआ है। अशोक का ये संदेश है, इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जो लाइन है ना, उससे आप ये समझ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी पर। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे पारितंत्र से जुड़े बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। इसमें 4 चैप्टर लास्ट में है। 4 चैप्टर कौन से यहाँ पे देखना आप, इसमें दिए गए हैं, जीव और समष्टियां, पारितंत्र, जीव विविधता और संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे। यहाँ से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, केवल 4 चैप्टर की यदि बात करें हम। जैसे ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी एक एनसीईआरटी है, उसके बारे में डिटेल से बताया कि जैसे अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीसी प्री में 2 बार आ चुका है। एक यूपीसी 2022 में भी दोबारा पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और यहाँ पे हमने सोर्स क्या लिखा है, एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री यूनिट 14, उसका एक चैप्टर है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। उसमें से जो ये पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं, ओजोन वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी बड़ा रोल है। साथ में यदि इस एनसीईआरटी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने पहले से लगा रखा है, क्योंकि मैं खुद लगातार इन्हीं चीजों को पढ़ता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। कई क्वेश्चन पहले डायरेक्ट आए थे, यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार 4 चैप्टर में से। जैसे ये क्वेश्चन जो सेवाल वाला है, ये क्वेश्चन 2014 में और 21 में आ चुका है। सेवाल लाइकेन बैक्टीरिया वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी जड़ों को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कौन से अपघटन जीव है, अपघटनकारी, आपने देखा होगा केंचुए वगैरह ना। ये क्वेश्चन, ये डायग्राम देख लेना आप, इसमें साफ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे केंचुए है, चिचड़ी, फंजाई अपघटन वाले जीव होते हैं। ये यूपीसी प्री 2021 में आ चुका है। यहाँ पे लिख दिया है मैंने पहले से, ताकि मैं बार बार क्वेश्चन आपको दिखाने में टाइम खराब ना करूँ। ठीक है, अपघटक वाली पूरा कवक और बैक्टीरिया, इसमें कई बार ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया, कम से कम 3 बार आ चुका है। कवक और बैक्टीरिया और वायरस को लेकर के, इनमें से कौन सा अपघटक है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण वाला क्वेश्चन हमने देखा था एक बार, चरम समुदाय वाला क्वेश्चन आ चुका है प्री में। ठीक है, पोषण चक्र की बात करें, लास्ट टाइम की बात है 2021 के अंदर ये फास्फोरस वाला आया है। 2021 में सिंपल सा आया, इतना एक सिंपल पूछा है ये फास्फोरस चक्र के बारे में, कि कौन सा इनमें से चट्टानों से होता है, इनका भंडारण चट्टानों में होता है या गैस वाला होता है। एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो, यदि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन देखते हो, चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किस में चट्टानों का अपक्षय चक्कर में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। आंसर इसका फास्फोरस चक्कर है। इसके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख लो, यही बात है ना, चट्टानों वाला, चट्टानों में भंडारण इसका होता है। साफ साफ डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2014 में यहाँ पे से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जैसे इनसे कहाँ से, मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटती है एनवायरमेंट को लेकर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट हैं। ये एनसीईआरटी के 4 चैप्टर आप स्किप कभी मत करना, चाहे मतलब चलो आजकल ये होता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन बेसिक जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है ना, जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है। जो जैव विविधता है कैसे घटती बढ़ती रहती है, 2011 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2011 में इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन जैव विविधता की जो सत्ती वाले कारण है ना, 2012 में ये 4 कारण को लेकर क्वेश्चन आ चुका है प्री के अंदर, 2012 में पूछ लिया। 2011 में एक और यहाँ से था, इन सिटू एक्सिटू वाला 2011 प्री में आ चुका है। ठीक है, तो
काफी ज्यादा है। ये 1986 ये पूछा जा चुका है। और ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला क्वेश्चन है, ये 2017 की प्री में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखना 2017 में जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है। देखो कितना सिंपल है, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से है। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन देखना 98 वाला, जो 2021 की एग्जाम में आया, प्री एग्जाम में। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, नदियों और झीलों का जल की मात्रा भूजल की ये तुलना में डाटा देके पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पहले भी 2013 या 14 में एकदम एचडी जा चुका है। तो ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है और इसके अंदर एक डायग्राम बॉक्स बनाया हुआ है, ये देखो ये कितना आसान है। महासागरों में ये पूरी यहाँ पे डाटा दे रखा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं कि यार ये तो कौन पूछेगा। साफ साफ इसमें 2 जगह दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से है। और मैं आपको एक रेंज दिखा सकता हूँ, बड़ी रेंज। यदि मेरे पास 2 घंटे हो तो मैं आपको सभी एनसीईआरटी खोल के यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये मैंने पहले भी दिखाया है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और ये देखो हमने कैसे इसको डिजाइन किया, अपने 10 ईयर वालों को साफ साफ लिख दिया है कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसका मैप, डायग्राम सब कुछ हमने यहाँ पे चिपका दिया है। इसका आप देखना चाहते हो, इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी मैं अभी और भी आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है 6वीं क्लास की एनसीईआरटी नई वाली ज्योग्राफी की। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं अभी देख रहा था बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि जैसे ये हमारी एनसीईआरटी है, डायग्राम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे यहाँ पे ध्रुव तारा वाला है, ये क्वेश्चन मुझे याद है 2011-12 के आसपास में ध्रुव तारा वाला क्वेश्चन पूछा था, एकदम डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था। ये आपने देखा होगा हाल ही में 2021 के आसपास भी क्वेश्चन आया है, जैसे सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ इसी एनसीईआरटी से है। एक क्वेश्चन मुझे याद है क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड और इनको लेकर एक क्वेश्चन बना था, वो बिल्कुल इनके मिलान वाला ही क्वेश्चन था, एकदम एज इट इज यहाँ से पूछा था। एक जो पृथ्वी का जो अक्ष है कि दिन रात जो बनते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं, कैसे बनते हैं वो अक्ष, वो वाला भी यहाँ से साफ साफ बनता है। ठीक है, ये 21 जून वाला, ये जो है ना ये अक्षांश वाला, ये क्वेश्चन तो 2 बार पूछा जा चुका है। तो 6ठी वाली एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे दिखाने को तो देखो यार बहुत ज्यादा मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। आप लोग पढ़ते हो तो आपको भी पता है कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हमारी हो गई। इसके अलावा जैसे लास्ट में मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको इसमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कौन कौन सी है वो देखना है आपको। ठीक है, उससे पहले जैसे मैं ये आपको बता भी चुका हूँ कि जो अपना जो 10 ईयर का है ना, ये आपके लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, चाहे आप आगे जाके एग्जाम दे रहे हो 2024-25 में या 23 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, 10 ईयर को ढंग से पढ़ते नहीं है। और उसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा कोई है भी नहीं कि आपको सही ढंग से वो इतना अप्रोच के साथ चीजें बता पाए। तो हमने इसको ऐसे ही डिजाइन किया है कि आपको इससे फायदा हो। कि जैसे आप इन्वायरमेंट की चीजें देखते हो तो वहां पे हमने अच्छे जो फ्लोर चार्ट है, डायग्राम है, मैप है, कई सारी चीजें इसमें अटैच कर दी है। अपडेट भी किया है बहुत सारी चीजों को, आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो जो एस्पिरेंट हमारी वेबसाइट से परचेज करेगा इसको, उसको अपडेट वर्जन भी मिलता रहेगा। जैसे इसमें कई सारी कोई हो सकता है हम नई चीजें ऐड करें, ठीक है, करंट अफेयर की चीजें ऐड करें, तो ये आपकी हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा इसका, एक बार आप खरीद लोगे इसको तो। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे लास्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कौन सी पढ़नी चाहिए आपको इस समय। सबसे पहले प्राथमिकता यदि रखते हो, जैसे आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ सकते हो। जिसमें 12 की एक मानव भूगोल है, उसको स्किप कर देना। और जब आप बाद में रिवीजन करते हो, रिवीजन करने में क्या करोगे आप कि 11th वाली 2 एनसीईआरटी उनको जरूर रिवीजन करना। ठीक है, इसी तरह हिस्ट्री में यदि बात करें, नई वाली 6, 7, 8 और हो गई आपकी 12th की, यानी बीच वाली स्किप कर देना। 9, 10, 11 मत पढ़ना। नई वाली की बात करें, पुरानी वाली में जा सकते हो लेकिन सिलेक्टिव जाना, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना। ठीक है, इसी तरह पॉलिटी की बात करें तो आप 11th की एक राजव्यवस्था है संविधान की, वो लक्ष्मीकांत बुक के साथ जरूर कवर करना आप, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और यदि हम बात करें जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की हम बात कर रहे थे अभी, जो 12th क्लास की आपकी है ना, जिसके लास्ट में 4 चैप्टर हैं, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का एक चैप्टर वो पढ़ लेना। ऐसे सिलेक्टिव पढ़ना है, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा एनसीईआरटी फाइन आर्ट की हमने आपसे चर्चा कर ली, वो बता दी आपको। इस पर मैं पहले भी 2-4 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो कौन सी पढ़नी है तो एक बार है ना यूट्यूब पर देख लेना, अपने नाम से, अपने चैनल के नाम से सर्च करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी तो एनसीईआरटी यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना काम आया या नहीं आया। ठीक है, अपनी ओपिनियन बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने 10 ईयर का निकाला यार, उसको सपोर्ट करना, हमारी वेबसाइट पे जाना, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आराम से परचेज करना। और एक अच्छा काम और किया है मैंने कि ये जितने भी एनसीईआरटी है ना, इनके मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना दिए हैं।
चैप्टर वाइज एमसीक्यू का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ते हो या मतलब फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ते हो अभी, है ना, तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भूल गया था आपको। 11th और 12th की इकोनॉमिक एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो मैंने क्या किया, इनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए। जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अच्छा प्रैक्टिस सेट भी मैंने एमसीक्यू का बना दिया। अपनी वेबसाइट पर जाकर देखना, वहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत ही छोटी सी प्राइस में, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी प्राइस है। तो वेबसाइट पे या तो गूगल कर लो studyiswithjj.com, या डिस्क्रिप्शन चेक करना, वीडियो का कमेंट चेक करना, उसमें मिल जाएगा। मिलते एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।